समय की एक अपनी मर्यादा होती है। सृष्टि ने भी समय के अनुरूप चरित्र का निर्माण करने का शास्त्र उचित मर्यादित कर्तव्य को निष्पादित करने के लिए वैदिक विद्यालय से उस शास्त्र का अनावरण कराया जिसके उच्चारण के एक शब्द में समस्त सृष्टि का समावेश। इस शब्द की गरिमा का आविष्कार जिस वक्त हुआ, जहां से भाषा का और अभिव्यक्ति का सूत्रपात हुआ, उस एक शब्द को हम ओंकार के रूप में जानते हैं। इस ओंकार के परब्रह्म की व्यवस्था में मानव के सृष्टि का वो स्वरूप है जिसे इस शरीर के माध्यम से सेतु के स्वरूप का इस्तेमाल करते हुए कर्तव्य और निष्ठा को प्रतिपादन करने के लिए पृथ्वी की धरा पर आपका जन्म हुआ, और जिस शरीर ने इस कर्म की व्यवस्था का माध्यम लेते हुए अपने कर्तव्य को निष्पादित करने का सत्कर्म किया, उसी ही श्रोता को और उसी जीव को क्षत्रिय के रूप में इस शास्त्र ने पूजा, उसका उल्लंघन किया, उसका परिभाषा की। मेरा सौभाग्य है कि मैं ईश्वर की कृपा से एक क्षत्रिय के परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ जिसके पितामह का नाम महाराव शेखा था। मुझे इस बात का गर्व है कि संस्कृति की व्यवस्थित संस्कारों के पर्यायी के रूप में कर्म के क्षेत्र में अपने चरित्र को प्रतिपादित करने का जिन्होंने शौर्य के स्वरूप में एक मानवीय संपदा को, एक सृष्टि का वो अलंकरण दिया जिसको हम संस्कार की सृष्टि का एक आधार मानते हैं। इस भारतीय संस्कृति का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है जिसने शासक रहते हुए शास्त्र उचित मर्यादा से प्रशासन की व्यवस्था को सूत्रपात किया, तो उसका नाम महाराव शेखा है। समय की बलिहारी है। जब इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था तो इस पंडाल की क्षमता से ज्यादा उपस्थिति थी। 4 घंटे के अनुपात के उपरांत आपकी अनुपस्थिति 1/4 है। सृष्टि ने भी आपको 4 युग दिए। सतयुग से चले और कलयुग में आप आ गए। क्षमता इस बात की है कि सृष्टि की व्यवस्था में अगर आपको धैर्य का विमोचन करना है तो व्यवस्था के अनुरूप जिस व्यक्तित्व को आपके बीच में अभिव्यक्ति के स्वरूप में उपस्थित होने का आदेश मिलता है, तो उसकी अभिव्यक्ति का उत्पादन इस पर निर्भर करता है कि श्रवण करने वाला उपभोक्ता श्रद्धा की व्यवस्था में अपना क्षितिज की वो धैर्य से प्रतिरूप अपने आचरण को प्रतिपादित करने का क्षमता रखता है या नहीं। मैं आपका आदर के साथ में अभिव्यक्ति से विमोचन करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि समय की व्यवस्था में मेरा अभिव्यक्ति का क्षण सूक्ष्म के बिंदु तक सीमांकित रह गया है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी जिंदगी के सूत्रपात करने के लिए इतिहास और चरित्र के संस्करण से मुझे महाराव शेखा जी की व्यवस्था का एक रक्त के दौड़ते हुए शरीर के रूप में और अपने जीवन के कर्म में उसको चरित्रार्थ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि वर्तमान प्रजातंत्र की व्यवस्था में
सूत्रपात करने के लिए अगर मुझे कोई अवसर दिया तो उसका नाम भी भैरव सिंह शेखावत था। ये भी मेरा सौभाग्य है। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं विधानसभा में एक सदस्य के स्वरूप में था तो विधानसभा का अध्यक्ष भी दीपेंद्र सिंह शेखावत था। ये भी मेरा सौभाग्य है। और ये भी मेरा सौभाग्य है, आयु में मेरे से कम हो सकते हैं लेकिन मैं कैबिनेट रैंक का मंत्री कभी नहीं बना। अगर मेरे से छोटा मेरा भ्राता कैबिनेट रैंक के मंत्री से जब दहाड़ता था तो ऐसे लगता था कि महाराज शेखा जी का कहीं न कहीं वंश अपनी व्यवस्था का करवट बदल रहा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अंतिम क्रम में महाराज जी आपका नाम लूंगा। अगर मैं प्रथम क्रम में लेता तो फिर कलयुग की परिभाषा पूरी नहीं होती। अध्यात्मक शक्ति का जीवन के अंतिम क्षण में ही अनुसरण होने का समय रहता है। अगर जीवन की व्यवस्थित जिंदगी में अगर उसका सूत्रपात हो जाए और सेतु के रूप में अगर मातृशक्ति के चरित्र से वात्सल्य की अभिभावनाओं से परिपूर्ण होता हुआ अगर वो अपने जिंदगी को व्यवस्थित मार्ग पर ले जाए तो शायद महाराज श्री अध्यात्मक चिंतन की जो व्यवस्था का निराकार ने अपने ब्रह्म के तत्व में दिया है वो साकार स्वरूप में मनुष्य के रूप में ही उपस्थित हो जाए। अगर मैं इसको साधारण शब्द में आपके बीच में प्रेषित करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि सृष्टि के आकार में तो राम मिलता है, सृष्टि के आकार में कृष्ण भी मिलता है, सृष्टि के आकार में मीरा भी मिलती है। मां मीरा का भी आकार आपने प्रस्तुत किया, रानी लक्ष्मीबाई का भी आकार था, लेकिन सृष्टि चलाने वाले का आकार आपके और हमारे आंखों में कहीं न कहीं व्यास के रूप में है। जिसका आकार होता है उसका भूगोलिक व्यास निकाल लिया जाता है, लेकिन सृष्टि चलाने वाला निराकार है। आकाश के भूगोलिक व्यास का आज तक किसी ने वैज्ञानिक परिभाषा नहीं दी, तो सृष्टि की व्यवस्था करने वाले उस निराकार की भी हमने सिर्फ उसकी शक्ति का बोध किया है। और उस शक्ति के बोध का अगर कोई उदाहरण है तो ये सामने बैठने वाला वो मानव संपदा है जिसकी व्यवस्था से इस सृष्टि की व्यवस्था को अंजाम देने का कहीं न कहीं हमें मार्ग प्रशस्त होने का अवसर मिलता है। मैं आप सबको नमन करता हूं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बड़े विनम्रता से एक बात का विवेचन करना चाहता हूं। दीपेंद्र सिंह साहब आप भी विराजे हुए हैं, प्रताप सिंह साहब आप भी हैं। भारत की प्रजातंत्र की श्रृंखला में अगर सबसे ज्यादा निर्वाचित होने के उपरांत अगर समय मिलता है तो 5 साल का मिलता है। एक राज्यसभा ऐसी है जहां 6 साल का। ये बात तो सबको मालूम है कि 1488 में जिस महापुरुष की पुण्यतिथि है और यहां हम उनका निवारण दिवस मना रहे हैं, जिस मातृशक्ति की वंदना के लिए 3 दिन तक भारत की संसद ने अपने अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से उसका विमोचन किया। ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस व्यवस्था के माध्यम से अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले उस योद्धा ने अपने प्राण की बलि यहां लगाई, उसने युद्ध 6 साल तक लड़ा। एक नारी के सम्मान में जिस व्यवस्था को प्रतिपादित करने का उसने सत्कर्म किया, वो 6 घंटे का युद्ध नहीं था, वो 3 दिन का युद्ध नहीं था, वो 1 साल का युद्ध नहीं था। अगर कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल तक जीवंत रूप में चला, तो 1488 में जब अंतिम बार इस युद्ध का फैसला आया तो उससे पहले 6 साल तक उस नारी की मर्यादा और उसकी अस्मिता के प्रति जिस प्रकार का दुराचार उस वक्त के शासकों ने किया था, उनका नरसंहार करके और एक क्षत्रिय के उचित मर्यादा को परिपूर्ण करने के लिए में
उन्होंने अपना बलिदान तो दिया, लेकिन अपने पुत्रों का भी बलिदान दिया। इस नारी शक्ति की वंदना शक्ति के उस व्यवस्थित प्रारूप से आप समीक्षा के रूप में ग्रहण करिए। किसी पाश्चात्य सभ्यता की व्यवस्था के अलंकरण से नारी की सभ्यता को मात्र की शक्ति का प्रतिपादन करने की क्षमता प्रदान नहीं हुई है। आजकल आप लोग भागवत कथाओं में बहुत जानते हैं और ये मात्र शक्ति बहुत जानती है। किसी भी भागवत सप्ताह की प्रस्तावना किस बात पर निर्भर करती है? किसका उल्लेख कर कर भागवत की? मां भक्ति की विवशता पर जब नारद जी भी उनका उत्तर नहीं दे पाए, मां भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। मां भक्ति की उपस्थिति में जब उनको डाला, वृद्ध आयु का आभास हो गया। मां भक्ति वैसे की वैसे ही करुणामयी लिए हुई थी, लेकिन जब उनके पुत्र उनके सामने ही वृद्ध होने लगे तो उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं तो मां हूं, अगर उम्र ढलनी चाहिए तो मेरी ढलनी चाहिए, ये मेरे पुत्र मुझसे ज्यादा क्यों वृद्ध हो गए। तब नारद जी ने सूत्रपात किया और कहा कि भक्ति तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ज्ञान के अभाव में और वैराग्य की स्थिति में इस भक्ति का कोई मान नहीं है। इसलिए राष्ट्र को समर्पित भाव से सेवा करने की भक्ति तो आप में है, लेकिन समूचे मार्ग को ज्ञान और वैराग्य से प्रशस्त करने का जब तक आप मनोबल नहीं बनाएंगे, तब तक सृष्टि की उस व्यवस्था का अनुकरणीय उदाहरण आपको इतिहास में नहीं मिलेगा जो आपके पितामह ने अपने जीवन में दिया। मैं इस बात को यहीं तक सीमित रखते हुए आप सबका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इन समस्त संस्था, अभी संस्था का नाम राजपूत समाज सुधार समिति है। मेरा एक आग्रह है, आप मान लें तो उचित है। क्षेत्र की उचित मर्यादा की प्रेरणा हेतु हमने इस समिति का निर्माण किया है। न हमें विकार पहले था, न विकार आज है। सुधारना है तो सिर्फ आपको अपनी व्यवस्था के उस आचरण को सुधारना होगा, क्योंकि क्षेत्र की व्यवस्था में मर्यादित आचरण का अगर पाठ्यक्रम आपको किसी न किसी संस्था ने दे दिया, तो जिस व्यवस्था के अनुसरण से वहां तक पहुंचने का आपने लक्ष्य रखा है, वो सतही बौद्धिक परिवर्तन से प्राप्त हो जाएगा। मैं राम सिंह साहब आपका भी स्वागत करता हूं। राजेंद्र बना का तो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इनकी जो पुत्र वधू है ना, राधिका, ये मेरी बेटी है, इसलिए आज ये आ गई ना तो ये ससुर भी चला आया। बता दें, इसलिए इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि इस मातृ शक्ति की वजह से यहाँ कई पुरुष शक्ति भी मौजूद है। और मैं इसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, मुझे किसी ने एक प्रार्थना पत्र प्रताप सिंह साहब दिया कि यहाँ की ये बाउंड्री वॉल नहीं है। अभी मेरे ख्याल से शायद यहाँ का व्यवस्थापक को भी ये नहीं मालूम कि यहाँ के निर्माण के लिए अभी भी 12.25 करोड़ रुपए उनके पास में है। महाराज शेखा जी के इस पुण्यस्थली पर इस महिला सैनिक स्कूल का विमोचन 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण तब था जब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी।
तत्कालीन केंद्र सरकार राजनाथ सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। हमें पहले फेज में 20 करोड़ रुपए मिले, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई। लेकिन सौभाग्य ये रहा कि अध्यक्ष तो आप बने, एंड यू वर अ मिनिस्टर एट दैट टाइम। आप कैबिनेट मिनिस्ट्री में थे। उस स्थिति में भी उस पूरे पैसे को आप यहां लेके आए। इसमें बहुत सी अड़चनें पेश करी, लेकिन आप दो व्यक्तित्व यहां बैठे। आज अगर मैं इस बात का उल्लेख नहीं करूंगा तो कहीं न कहीं मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। और वर्तमान सरकार को जब ये पता पड़ा कि ये इतना बड़ा संस्था खड़ा हो गया है और इसमें आज और पैसे की आवश्यकता और वित्त संसाधन की आवश्यकता है, तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजनलाल जी की मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सरकार ने ख्याल से अगस्त में दी। अगस्त में हमें 11 करोड़ 37 लाख दिए। एक बात का हमने संशोधन किया जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। पहले ये सिर्फ 11वीं और 12वीं तक के लिए ही सीमित थी। सरपंच साहब, ये बात आप, अब हम 6ठी से यहां बच्चों को ला रहे हैं और किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित सैनिक स्कूल ये पहली है। अभी ये बालिकाओं के लिए है। दूसरे चरण आते आते हम इनको बालकों के लिए भी करेंगे। मत बजाओ, ऐसे लगता है जैसे पड़ोस से मांग के लाए हो। छठी क्लास की बच्ची जब तक मतदान के केंद्र पे जाएगी तब तक 2 चुनाव हो चुके होंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य किसी चुनाव की पूर्ति के लिए नहीं। आपका और हमारा जो सामूहिक दायित्व था, अगर शक्ति है तो आपकी है। अगर वहां कोई बात हम मनवा लेते हैं तो आपकी शक्ति के स्वरूप में मनवा लेते हैं। ये आप ही का था, ये आप ही का है, ये आप ही का रहेगा। समय की इस धारा में एक मनुष्य के स्वरूप में जो मेरा अवसर है उसको ईश्वर को इस बात के लिए मैं प्रमाण के रूप में प्रणाम करना चाहता हूं कि मुझे इस अवसर में जन्म देकर आपके राज्य तक पहुंचकर अपना कर्तव्य को निष्पादित करने का अवसर मिला। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं सरपंच साहब को कह रहा था कि अगले वर्ष आपको ये जगह नहीं मिलेगी। यह आपकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य होगा। इसलिए अगर आपको क्षमता का व्यास बढ़ाना है तो सरोकार का व्यास भी बढ़ाना पड़ेगा। और जब सरोकार का व्यास बढ़ जाएगा तो सृष्टि की व्यवस्था में प्रजातंत्र का स्वरूपाव स्वतः ही आपको मिल जाएगा। यही मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। मैं आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूं। सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय गोपीनाथ।